दोस्तों नमस्कार। आज हमारे देश का वो एक ऐसा दिन था जब सभी लोगों की, सभी नागरिकों की निगाहें सिर्फ एक जगह थी, वो था केंद्रीय बजट। और इस बजट में हजारों उम्मीदें, लाखों आंकड़े और अनगिनत हेडलाइंस। लेकिन इन सब के बीच सवाल केवल इतना है कि क्या ये बजट आने वाले भविष्य के लिए रोड मैप है या फिर सिर्फ चुनावी गणित? क्या इस बजट में आम, गरीब, मजदूर के लिए कुछ अच्छा मिल पाया है, कुछ खुशखबरी मिल पाई है, या सिर्फ चुनावी रणनीति? और इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो शख्सियतें जुड़ी हैं। तो मैं इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी श्रीमान ध्यान सिंह तोमर जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कॉमर्स के। साथ ही साथ बैठे हैं कल्याण राणा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के। तो आज बजट से संबंधित आम आदमी के मन में क्या कुछ सवाल होते हैं और क्या जानना चाहते हैं और बजट है क्या, इन सभी पर बहुत ही नॉर्मल डिस्कशन रहने वाला है। और मेरी सर से गुजारिश है कि वैसे तो ये टेक्निकल सभी बातें रहने वाली है, लेकिन जितना हो सके आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहला प्रश्न मेरा आपसे ही है। डीएस तोमर जी, एसोसिएट प्रोफेसर आप हैं, तो सर हमारे देश में जो सैलरीड पर्सन है इनकम टैक्स के संदर्भ में, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा शब्द है जो शायद देश के हर आदमी ने सुना है, लेकिन उसका अर्थ या फिर उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती है। तो सैलरीड पर्संस के लिए इनकम टैक्स से संबंधित किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी और इस बजट में वो कितनी पूरी हो पाई हैं? बिल्कुल सही बात है। ये जो बजट है इसमें आम आदमी की निगाह रहती है कि मेरे बटुए में कितने पैसे आएंगे या कितने जाएंगे। सैलरीड पर्सन का भी बिल्कुल दृष्टिकोण ये रहता है कि इस बजट में हमारे लिए क्या टैक्स में छूट मिलने वाली है या स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई मॉडिफिकेशन होने वाली है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन इस बार 75,000 रुपए घटती है, जो आम आदमी की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरीड पर्सन है जी। तो उम्मीद थी कि शायद ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से 1 लाख हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हो पाया है। और इस बार इन्होंने जो पुराना ओल्ड रिज्यूम था उसको हटाते हुए नया जो टैक्स रिज्यूम इस बार से इंप्लीमेंट होना है 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर से, उसमें टैक्स में कोई परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि कुछ सहूलियतें इन्होंने दी कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है, अगर कोई हिडन इनकम उसके पास है या विदेशी प्रॉपर्टी उसने बनाई थी और वो डिस्क्लोज नहीं हो पाई थी, तो उसको वो सेटल कर सकते हैं। उस पे वो 30% का अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे, जो कि स्वागत योग्य कदम है इस बजट में जो इन्होंने दिया हुआ है। बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं की, परंतु जो आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं उसको इन्होंने एज इट इज रखा हुआ है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि थोड़ा समानता जैसा रहा है कि ना बहुत ज्यादा नुकसान ना बहुत ज्यादा कुछ अच्छा तो ये था कि अगर जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है या जो 24,000 24 लाख तक की जो लिमिट है उसको आगे बढ़ा देते, मान लो 25-27 तक कर देते, उसी 5%, 10%, 15% की जो स्लैब रेट है उसमें जो बीच में जो गैप होता है 3 लाख पे कितना लगना है शुरू के, तो वहां पे भी उम्मीद कर रहा था जो सैलरीड पर्सन है कि वहां पे कोई चेंज होगा या स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई चेंज होगा। तो इस तरह का सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, बल्कि जो अतिरिक्त जिसने पिछले साल वो टैक्स अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं की ठीक से, तो उसको चांस दिया गया है कि उस पर कोई इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज या इस तरह के केसेस दर्ज नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जो असेसमेंट है टैक्स की वो 30% पेनल्टी के साथ सेटल कर देंगे साथ साथ। ये इन्होंने एक चांस दिया हुआ है। चलिए, अब मेरा सवाल कल्याण राणा जी से है। आप इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर है सर। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल साधारण शब्दों से कि बजट है क्या और क्यों इसे पेश किया जाता है और आम आदमी पर बजट का क्या इम्पैक्ट या क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने आज इस जो केंद्रीय सरकार ने आज बजट संसद में पेश किया है उस पर चर्चा के लिए हमें आमंत्रित किया, और साथ में आपके जो व्यूवर्स है उनको मैं नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि बजट क्या है, क्या प्रोविजंस रहते हैं,
वैसे तो भारतीय जो संविधान में है बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, इसके लिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द यूज किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का आज का जो बजट पेश किया गया है इसका उल्लेख रहता है। और उसी तरह से जो स्टेट में भी बजट आता है तो बजट शब्द तो नहीं है, स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख वहां पे रहा है। और ये बजट होता क्या है, बजट में एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा उसमें शामिल रहता है। तो जैसे इस वर्ष के लिए जो केंद्रीय वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपना ये 9th बजट पेश किया है आज। और इसमें सरकार का जो कुल बजट है वो 54 लाख करोड़ है। पूरे वित्तीय वर्ष के लिए जो खर्चे है बजट के मुकाबले कितना अधिक है? ये पिछले बजट की अपेक्षा इसमें इजाफा हुआ है। हालांकि कुछ कमियां भी, जो बजट का साइज है वो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया, वो बहुत सारे पॉइंट्स है बीच में, जैसे जीएसटी रिफॉर्म्स बीच में हुए, बहुत सारी आइटम्स के ऊपर जीएसटी के जो रेट्स थे वो कम किए, तो इससे गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो भी कम हो जाती है। तो बजट का साइज उसकी वजह से जितनी उम्मीद की जा रही थी, मतलब ये और अधिक हो सकता था, तो उतना नहीं हो पाया। आम आदमी पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, आप आम आदमी पे मतलब कहना चाह रहे हैं कि क्या चीजें जो सस्ती हुई, क्या महंगी हुई इस बजट में? आज जैसे मैं बजट जब देख रहा था तो बहुत सारी चीजें हैं जो वैसे तो उम्मीदें लोगों की बहुत ज्यादा होती है एज ए सिटीजन, एज ए आम आदमी की तो बहुत ज्यादा रहती है, बहुत सारी उम्मीदें रहती है, लेकिन सरकार की भी कुछ विवशताएं रहती है। लेकिन हम जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, हमारे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, या हमें जो फाइनेंशियल प्रोविजंस है पहले उसका भी ध्यान रखना होता है। तो सरकार ने इस बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी की है जिसमें लोगों के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इसका बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बजट में सस्ती हुई है। इसमें मैं कुछ आइटम्स आपको गिनाना चाहूंगा, जैसे लेदर प्रोडक्ट्स है सॉरी लेदर प्रोडक्ट्स ये सस्ता हो रहा है। फिर मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बैटरी है उसके प्राइसेस भी बजट में कम किए गए। फिर तो क्या सीधा आम आदमी को ये सीधा आम आदमी से जुड़ी हुई चीजें हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल पाएगा। फिर सीएनजी गैस है, सीएनजी गैस है, इसका ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, क्योंकि आज के समय में जो ये पेट्रोलियम और डीजल से चलने वाले, इनके लिए एक अल्टरनेटिव सीएनजी का आया है। तो वहां ये सस्ता हो रहा है, तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट, फायदा मिलेगा जी। और इसके बाद जैसे सोलर पैनल है, आज के समय में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत सारी चर्चाएं रहती है। इलेक्ट्रिसिटी की जो रेट्स है, हम तो हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी कम है, लेकिन बाहरी जो स्टेट है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा है। तो सरकार ने इसमें जो सोलर पैनल, एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो एक विकल्प दिया है, उस पे जो सब्सिडी मिलती है उसको बढ़ा दिया है, यानी कि सोलर पैनल को भी सस्ता किया गया है। योजना पहले से भारत सरकार की है और इसमें और इजाफा हुआ है, बेहतरीन तरीके से काम भी कर रही है। कई युवाओं ने स्वरोजगार भी इसके माध्यम से शुरू किया। इसके अतिरिक्त जो बहुत सारे परिवारों में जो हिंदुस्तान में कैंसर पीड़ित लोग बहुत सारे हैं, तो उसमें जो मेडिसिन यूज होती है, 17 मेडिसिन है, उन सभी के प्राइसेस सरकार ने कम किए हैं। तो ये भी आम लोगों के लिए बेनिफिट्स है, ठीक है। इसके अतिरिक्त 7 और गंभीर बीमारियां हैं, उसमें शुगर और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, उसमें जो मेडिसिन यूज होती है उनके प्राइसेस भी सरकार ने कम किए हैं। और साथ में जो क्लॉथ्स है, कपड़ा है, उसके प्राइसेस भी सरकार ने कम किए हैं। तो ये वो चीजें हैं जो सीधा आम लोगों के लिए फायदा दिलाएगी। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि सारी चीजें सस्ती हुई है। आज के बजट में कुछ चीजों के प्राइसेस बढ़े भी हैं, महंगे हुए हैं। तो वो कुछ चीजें मैं गिनाना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे वाइन है, शराब है, शराब के जो प्राइसेस है वो हाइक होंगे आने वाले जो वित्तीय वर्ष में है, इसके प्राइसेस और ज्यादा हाइक हो जाएंगे। और साथ में स्क्रैप, इसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। खनिज पदार्थ है, उनके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। और साथ में बड़ा है जो
फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ये जितना भी शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग है, ये भी महंगा हो जाएगा। बिल्कुल राणा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी बजट खत्म होने ही वाला था कि निफ्टी और सेंसेक्स उसमें 1500 पॉइंट्स का डिक्रीज हुआ। रीजन वाज दैट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ द फ्यूचर सिक्योरिटीज वर increased 1%, 2%, and it was directly affected on the brokers. जी जी जी। Although it is temporary phase of the Sensex और निफ्टी, लॉन्ग रन में ठीक हो जाएगा। हमारा जो चांदी और गोल्ड वाला जो प्रोडक्ट उसमें एकदम डिक्रीज हुआ बिकॉज देयर वाज हाइक इन द कमीशन ऑफ द ब्रोकर्स। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, परंतु अगर आपने देखा होगा तो उसमें 2300 तक उसके जो पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज हो गए थे। पर है ये टेम्परेरी। जो हमारा चांदी और सोना है, इनका जो प्राइस है इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सिनारियो, पॉलिटिकल सिनारियो से यूएस और डॉलर जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं उस पर अनसर्टेनिटी है। तो लोगों ने, जो कंट्रीज है, उन्होंने फोकस किया है कि हम गोल्ड को खरीद लें और सेफ रहें, क्योंकि ऐसा होता है कि जो यूएसए है उन्होंने अपने जो डॉलर है उस पर बैन कर दिया, सो दैट द इंटरनेशनल ट्रेड विल बी हिंडर्ड बाय द पॉलिसी ऑफ द यूएसए। इसके साथ ही मेरा एक और सवाल आपसे है सर, जो सेंट्रल कस्टम ड्यूटीज में इस बजट में बदलाव किया गया है, इसका क्या प्रभाव इम्पैक्ट होने वाला है? इसका भी डायरेक्ट प्रभाव आम जनता पे पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जो सेंट्रल ड्यूटीज हैं, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो जो हम टेक्नोलॉजी विच इज हेल्पफुल टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट इन आवर कंट्री, स्पेसिफिक शब्द है ये। ऐसा नहीं कि हमने फिनिश्ड गुड्स बाहर से लाई और यहां पे उसको स्टैंप किया और बेच दिया। दिस इज नॉट सो। रॉ मटेरियल आ जाए बाहर से, बट इट शुड बी प्रोसेस्ड इन द फिनिश्ड वे इन अवर कंट्री। इससे रोजगार मिलेगा, अंडरस्टूड है, रोजगार मिलेगा। और टेक्नोलॉजी किसी डेवलप नेशन से जब यहां ट्रांसफर होगी तो वो टेक्नोलॉजी हमें कहीं ना कहीं इट विल रिड्यूस अपडेट एंड इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो। लॉन्ग रन में इसका फायदा रहेगा। तो डायरेक्ट फायदा हमारी पब्लिक को रहेगा इसका। ये सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत अच्छा उपाय एक सोचा, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जिन्होंने रिड्यूस की, हमारी आम पब्लिक जो है उसका फायदा लेगी लॉन्ग रन में। इसी के साथ सर मेरा आपसे प्रश्न है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भी बात कर लेते हैं तो हर राज्य को बजट से अलग उम्मीदें रहती है कि हमें कुछ खास, कुछ अलग मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश के लिए इस बजट में ओवरऑल क्या कुछ खास दिया गया है और क्या प्रभाव उन सब चीजों का पड़ेगा हिमाचल प्रदेश पर? जैसे हम सबको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश भारत का एक छोटा राज्य है, तो जब भी केंद्र का बजट आता है तो छोटे राज्यों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहता है। फिर भी इस बजट में कुछ स्कीम्स का जो जिक्र किया गया है, आज माउंटेन ट्रेल स्कीम है एक, वो इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो हिमालयन स्टेट्स है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, ये तीनों स्टेट शामिल है। यहाँ पे आज के बजट में हमारे जो वित्त मंत्री है उन्होंने घोषणा की है कि इसको बढ़ावा देने के लिए माउंटेन ट्रेल स्कीम लागू की जाएगी। बाकी हिमाचल प्रदेश के लिए उम्मीदें बहुत सारी थी। अगर ये स्कीम्स लागू हो गई तो फिर कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, कैसे फायदा मिलेगा? हिमाचल प्रदेश, जैसे आपको हिमाचल प्रदेश ही नहीं, जितने भी हमारे ये 3 राज्य हैं, हिमालयन स्टेट्स है, यहाँ पे हमारा जो इकोनॉमी है टूरिज्म का, इसमें सॉरी, टूरिज्म की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा रहती है। हमारे को जो रेवेन्यू रिसोर्स को जनरेट करने में टूरिज्म का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो उस पे और ज्यादा प्रोत्साहन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होनी है इस को बढ़ावा देने के लिए, वो केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाएगी। फिर रही बात कि हिमाचल प्रदेश को पर्टिकुलर क्या मिला, वैसे पर्टिकुलर तो इसके अलावा कोई हस्तशिल्प जो चीजें हैं, कोई कल्चर के लिए नहीं हुआ। इससे पहले जो 15th कमीशन, फाइनेंस कमीशन था, उसकी जो रिकमेंडेशन थी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए, पिछले जो ये वित्त आयोग है
उसने 32,000 करोड़ की सिफारिशें की थी और हिमाचल प्रदेश को वो मिला भी। इस बजट में सरकार ने जो 16th फाइनेंस कमीशन ये बना हुआ था, और ये 16th फाइनेंस कमीशन जो अरविंद पनगड़िया जी है, नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, उनकी चेयरमैनशिप में इसका गठन सरकार ने किया था। और इनकी जो सिफारिशें है अभी 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। तो कुछ सिफारिशें की है उन्होंने, और हिमाचल प्रदेश को उसमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे जो सेंटर का टोटल टैक्स कलेक्शन रहता है उसमें स्टेट का क्या शेयर रहेगा, तो वो 41% की सिफारिशें इस फाइनेंस कमीशन में की गई है। इसके अलावा हमारी जो ये पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी जो है, इनके लिए फाइनेंशियल प्रोविजंस, फाइनेंशियल फंड का जो प्रोविजन है वो इस वित्त आयोग ने फिर से सिफारिशें की है। पहले से भी रहता है प्रोविजन इसमें, इस जो वित्त आयोग है इसने और रिकमेंडेशन उसमें की है। फिर जो स्पेशल हिमाचल प्रदेश को भी जिससे लाभ मिलेगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके है। ये डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए सरकार इसमें फंड का प्रोविजन किया गया है, और उससे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को भी फंड जरूर मिलेगा। लेकिन जो चीज है हिमाचल चाह रहा था, जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की मैं बात कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री ने भी वित्त आयोग के सामने ये सिफारिश, ये मतलब उनसे मांग की थी कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो वर्तमान समय में सही नहीं है, और उसको सुधारने के लिए हमें केंद्र से सहायता की जरूरत रहती है। और केंद्र की सहायता के बिना हम अपने जो प्रदेश है यहाँ का जो मतलब प्रशासनिक जो जितनी भी खर्चे होते हैं, हाँ, नहीं चला पाते हैं। तो 40,000 करोड़ की हमने मांग की थी, लेकिन इस मांग को अभी सरकार ने या सरकार बोलो या आप इस वित्त आयोग को बोलो, उन्होंने अभी उस पे मतलब विचार नहीं किया है। तो हिमाचल प्रदेश को बाकी जो सारी चीजें हैं हिमाचल से संबंधित भी है, लेकिन पर्टिकुलर वैसे उतना खास हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल पाया। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो हिमाचल की एक्सपेक्टेशन थी अलग से प्रोविजन नहीं किया है, पर मेरा ये मानना है कि ये जो प्रोविजन है इसमें यूनियन बजट में, इसको 2047 को देखते हुए जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर 12.2 लाख करोड़ का प्रोविजन किया है, दैट इज द लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट ऑफ द बजट, बिकॉज वी आर फोकसिंग on the infrastructure facilities. If we provide these facilities in our state, hilly state, then the investor will be there to avail the facilities provided by this capital infrastructure. मेरा ये मानना है, मैं इस पे जरूर फोकस करना चाहूंगा कि जो 12.2 लाख करोड़ का जो इन्होंने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविजन बनाया है, उसमें हमारी भी कहीं ना कहीं भागीदारी रहेगी, क्योंकि हमारे पास भी इंडस्ट्रियल एरियाज है, काल्याम पोंटा हो गया, ऊना हो गया, तो वहां पे हमारे रोड्स, पावर प्लांट्स और बाकी जो बेसिक चीजें हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट देखता है अपना इन्वेस्ट करने से पहले, तो उन सुविधाओं का हमारे हिमाचल में भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा, मैं ये मानता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। इसी संदर्भ में मेरा एक और प्रश्न आपसे, अब हम कह रहे हैं कि जो शुगर या फिर जो कैंसर की दवाइयां हैं वो सस्ती जरूर हुई है, तो क्या इसका सीधा लाभ उस मरीज तक पहुंच पाएगा? क्योंकि कई बार चीजें नहीं उस लाभार्थी तक पहुंच पाती, उस पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल प्रीति, ये बात सही है कि जो प्रोविजन बने हैं अगर वो धरातल पे आते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसमें इजाफा होता है अगर उस पर टैक्स ऐड हो रहा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार है वो लॉस सहन करने के लिए कि ठीक है, वी आर रिड्यूसिंग टैक्स ऑन पर्टिकुलर ब्रांड, पर्टिकुलर मेडिसिन। इट मीन्स दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन टोटो, so that the manufacturer should be forced that the cost of product plus nominal margin should be added to that medicines and it should be provided to the genuine patients. धरातल पे वहां तक वो एंश्योर करे, इम्प्लीमेंटेशन जो बॉडी है वो उसको सुपरवाइज करे कि जो प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था इसमें यूनियन बजट में वो धरातल पे उसका इम्पैक्ट दिखे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए।
बिल्कुल क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार चला देती है, बहुत सारी घोषणाएं कर देती है, लेकिन वो आम आदमी तक शायद उसका नहीं भी डायरेक्ट पहुंच पाती जो है, बेनिफिट लाभ है नहीं वहां ले तक पाती नहीं है, पहुंच बिल्कुल। पाता है। बिल्कुल सर मेरा आपसे है कि इस बजट में आपको क्या कमियां लगती है जो जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाई है, या जो फिर आम आदमी की उम्मीद थी? कुछ पॉइंट्स अगर आप। इस बजट में बहुत सारी चुनौतियां भी रही है। एज ए इकोनॉमिस्ट हम भी चाह रहे थे कि सरकार इस पॉइंट्स को भी मतलब छुएं। जो मतलब हर नागरिक हाँ। से संबंधित मुद्दा हो पूरे देश में। ओवरऑल जो देश के लिए हमें आर्थिक विकास को लेकर जो बात चलती है, तो जो चैलेंजेस होती है, बजट जब सरकार तैयार करती है तो सरकार के सामने कुछ चैलेंजेस रहती है। जैसे ये वीक ग्लोबल डिमांड जो इस वर्ष है वो थोड़ी मतलब कमजोर रही है, और हिंदुस्तान में भी जैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो इसका असर हिंदुस्तान के ऊपर भी रहता है। तो उसको कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं, डिमांड को कैसे, क्योंकि मार्केट में अगर डिमांड नहीं होगी तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये आगे तभी बढ़ेगी अगर मार्केट में डिमांड है। फिर एक चर्चा का विषय रहता है इंडियन करेंसी चर्चा का विषय रहता है। इसकी जो वैल्यू है डे बाय डे इट इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, अगर तो इसका देश एनालिसिस, पर क्या असर पड़ रहा है इसका? इसका असर रहता ग्लोबली है अगर देखें ग्लोबली भी और देश के ऊपर भी। जो इंडियन करेंसी का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, आजादी से लेके अगर अभी तक देखें तो जब देश आजाद हुआ था तो उस समय $1 की कीमत 3 रुपए 30 पैसे थी, और 2010 में ये $1 की जो कीमत है वो 45 रुपए के आसपास थी। लेकिन हमारे सामने ये चैलेंज हो गई है कि इसकी जो वैल्यू में डिक्लाइन आ रहा है वो अभी अगर जनवरी 2026 में हम देखते हैं तो $1 की कीमत 92 रुपीज, यानी कि इसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अपने करेंसी का जो वैल्यू है वो उसको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। इस पे चर्चा के लिए बहुत सारी बातें हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो ये एक चुनौती सरकार के लिए इस बजट में थी, और सरकार ने इसमें मुझे लगा भी नहीं कि इंडियन करेंसी का जो वैल्यू कम हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ स्पेशल प्रोविजन किए भी है नहीं है। और अगर थोड़ा ब्रीफली मैं बता दूं कि क्यों ये कम हो रहा है, जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके है कंपैरिजन किया जाए, जैसे यूएस फेडरल रिजर्व जो वहां का सेंट्रल बैंक है और हमारा आरबीआई के द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित किया जाता है और यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा, उनमें बहुत बड़ा गैप रहता है। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोग जो इन्वेस्टर्स है जो यूएस डॉलर से डिनोमिनेटेड एसेट्स है उस पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। एक पॉइंट तो इस पे ये। दूसरा, हिंदुस्तान में क्या है कि ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार में घाटा है हमारा। वी आर एक्सपोर्टिंग लेस एंड वी आर इंपोर्टिंग मोर। अब इंपोर्ट ज्यादा होगा, एक्सपोर्ट कम होगा। तो जब हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो उसकी जो पेमेंट करनी होती है हमें एक्सपोर्ट की, वो इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर करनी होती है। तो हमारे अपने ही देश में यूएस की डिमांड ज्यादा है, बदले में इंडियन करेंसी हमें मिलनी है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट तो हमारा कम है। तो इससे क्या हो जाता है, कैपिटल का आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है, फिर फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो क्या है कि हमारे हिंदुस्तान के इन्वेस्टर भी अपने जो एसेट्स है वो दे आर सेलिंग द एसेट्स, वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इसको, यूएस डॉलर से संबंधित जो एसेट्स है। तो ये क्या है, कैपिटल आउटफ्लो हो जाता है। इसकी वजह से भी ये, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारे फैक्टर हैं। बिल्कुल राणा जी ठीक बोल रहे हैं आप, परंतु कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट अलर्ट हो गई है कि हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन जो स्पेशली जो यूएस डॉलर है उस पर कम हो जाए। ब्रिक्स देशों ने कहा कि हम आपस में ट्रेड करेंगे अपनी करेंसी में। तो वहां पे जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के ट्रम्प साहब, उनको कहीं ना कहीं लगा, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट पीछे निकाली थी कि जो
इसमें शामिल होगा, हम उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे, 50% लगा देंगे, 200% लगा लेंगे। तो फ्यूचर को देखते हुए इंडिया ने भी ये मन बना लिया है कि ब्रिक्स देश में हम अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हुए, जो हमारे 5 कंट्रीज हैं, हम अपना ट्रेड अपनी करेंसी में करेंगे। वी विल इग्नोर द फॉरेन डॉलर से यूएसए डॉलर, ताकि उसकी, जैसे आपने कहा कि शुरू में जब इंडिया आजाद हुआ तो उसकी 3 रुपए के आसपास की वैल्यू थी और अब वो 92 के आसपास निरंतर बढ़ रही है। तो वो तो बिना कुछ कमाए भी कमा रहे हैं। तो ये चीजें हमारे कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर देयर इन देयर माइंड, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग सच टाइप ऑफ पॉलिसीज एट द वर्ल्ड लेवल। एक और पॉइंट था इसमें जो फिस्कल डेफिसिट का है, वो भी हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसके सामने एक चुनौती है। एक्चुअल में जो कोविड की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ। जब कोविड आया तो 2020-21 में जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा, ये 9.3% हो गया था। मतलब हाईएस्ट, हिस्टोरिकल हाईएस्ट था उस टाइम। कोशिश की जा रही है धीरे धीरे इसको कम करने की, और अभी वर्तमान सरकार ने इसको 4.4 पे जो टारगेट रखा है अपकमिंग ईयर के लिए, उस पे कोशिश की। पर फिर भी जो इसका साइज है फिस्कल डेफिसिट, यानी कि ये जो वित्तीय घाटा है, अगर साधारण शब्दों में कहे कि सरकार के खर्चे अधिक और सरकार की आमदनी कम, जो ये गैप रहता है, ये फिस्कल डेफिसिट के नाम से इसको हम अपनी इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोलते हैं। तो साधारण भाषा में तो यही कि सरकार का जो खर्चे है वो ज्यादा है, आमदनी कम है। और ये कितना कम है, अभी भी जो 4.4% का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है, अभी भी इतना गैप है इसमें। तो आने वाले इस बजट को देखते हुए क्या कहीं ना कहीं वो सब चीजें थोड़ी बहुत बैलेंस हो पाएगी? कोशिश की जा रही है, और बाकी सरकार ने इसको कम किया है। जो हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा हो गया था, क्योंकि कुछ चीजें सरकार के नियंत्रण में भी नहीं होती है। डिजास्टर था, कोविड तो एक हिस्टोरिकल, एक जो ग्लोबल लेवल पे दिक्कत थी, जी जी बिल्कुल। हाँ। तो वो भी फिर ओवरऑल मीट आउट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। उसमें जितना मर्जी खर्चा हो जाए, तो वो तो नेशनल लेवल की बिल्कुल त्रासदी है। तो वहां पे फिर ये चीज नहीं देखी जाती कि डेफिसिट वो 4.3 हो गया, 4 हो गया, व्हाट्स एवर इट इज, द प्रायोरिटी विल बी टू सेव द पॉपुलेशन एट लार्ज। सर, अब मेरा फिर से आपसे प्रश्न है, जैसा मैंने सर से भी पूछा था, कि मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, हैंड टू माउथ वाले हैं, जिनके पास जितना पैसा आता है उतना खर्च हो जाता है, तो उनके लिए किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस उनको थी, या फिर क्या उनके लिए अच्छी चीजें हुई हैं, या फिर कौन सी ऐसी चीजें थी जो होनी चाहिए थी बट नहीं हो पाई है? कुछ चीजें रही है जो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई है। सरकार ने कोशिश की है कि चलो ठीक है, लॉन्ग रन के लिए, जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो बजट है इसका ज्यादा फोकस 2047 के लिए है कि हम डेवलप्ड नेशन में शामिल हो। पर एट प्रेजेंट जो जिसका इमीडिएट रिलीफ होगा, उसमें कुछ चीजें सरकार ने सस्ती की है, जैसे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसकी बैटरीज है, मोबाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी को एट लार्ज इन्होंने सस्ते करने की कोशिश की है। और माइक्रो ओवन वगैरह ये, या शुगर की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, इससे कहीं ना कहीं रियायत मिलेगी। खादी, करगद, जो ग्रामीण लेवल के जो इंडस्ट्रीज है, जहां पे अगर मैं एमएसएमई की बात करूं, बिल्कुल ये भी, तो वहां पे इन्होंने बहुत अच्छा प्रोविजन बनाया हुआ है कि हमने इसमें एक बजट बनाना है, इसमें एक अलग से प्रोविजन करना है, क्योंकि ये 10,000 करोड़ का बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट हमारा सेक्टर है, जो हमें लगभग 11-12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। एग्रीकल्चर के बाद इसका नंबर है। तो इट मींस जब गवर्नमेंट ने इतना अच्छा प्रोविजन बनाया हुआ है, तो इसका भी देर सवेर उसका प्रभाव धरातल पे, आम आदमी पे दिख जाएगा इसका। सर, मेरा आपसे प्रश्न है, रोजगार, स्वरोजगार या कृषि को लेकर के इस बजट में क्या चीजें अच्छी मिली हैं? रोजगार को लेके, जैसे क्योंकि बेरोजगारी इस देश बेरोजगारी का अहम मुद्दों में से एक मुद्दा है। बिल्कुल बहुत अधिक है। हम लोग भी समझते हैं, सारे लोग इस बात को समझते हैं कि सभी लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार मुहैया करवाना अब सरकार के, मतलब सरकार के हाथ में भी नहीं है। अब हम लोगों को भी इसके विकल्प ढूंढने होंगे।
सरकारी क्षेत्र में कहीं दिन ना कहीं शायद सरकार विकल्प दे भी रही है, बिल्कुल। जैसे स्टार्टअप स्टार्टअप है, स्वरोजगार वाला है, बिल्कुल। दिन प्रतिदिन जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर है वो कम है, बढ़ने की अपेक्षा कम हो रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने फिर क्या किया है कि आज एक स्कीम जो शुरू करने की बात बजट में कही गई है, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना, यानी कि सरकार अब रोजगार की जगह स्वरोजगार को बढ़ावा क्या देना चाह सरकार रही है। चाहती है कि बच्चों का अपना स्किल डेवलप हो? स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार ने अभी जो 5 वर्ष के लिए टारगेट रखा है कि इसमें कम से कम 10 लाख युवाओं को स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और यहाँ पे जो देश के अंदर IITs है उनको इसके लिए अपग्रेड किया जाएगा। ये चीजें उस पे रही है। फिर आप कृषि क्षेत्र के लिए जैसे बात कर रहे हैं कि इस बजट में क्या प्रोविजंस है, वैसे इस बजट में पहले से ही कुछ स्कीमें चली है। केसीसी की जो स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम, पहले 3 लाख थी, तो पिछले जो बजट में है इसकी सीमा को बढ़ा के 5 लाख रुपए किया गया। और ये जो 5 लाख है इस पे सरकार के द्वारा बहुत रियायती दर पे लोन दिया जाता है। किसानों को फायदा मतलब मिला है धरातल पर, बिल्कुल वहां पे, और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% रहता है। और एक और बात रहती है इसमें कि इफ फार्मर इज एबल टू मेक टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन, 1 साल का समय रहता है। इस पे EMI नहीं लगाई जाती है, जो ये KCC लोन होता है इस पे। क्या ये भी एक अच्छी बात है कि EMI का सिस्टम नहीं है आपके नहीं, पास? एक नहीं, अच्छा है, समय ये है। अच्छा है। और साथ में क्या है कि सब्सिडी का प्रोविजन है, जो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे है। अगर किसान टाइमली रीपेमेंट कर लेता है तो उसे 3% जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा है वो एज ए सब्सिडी वापस मिल जाएगा। यानी कि जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस KCC लोन पे वो 4% ही रह जाता है। एक चीज तो इस पे ये है। और बाकी एग्रीकल्चर को लेके आज बहुत सारी स्कीमें सरकार ने शुरू की है। हमारे जितने PM किसान निधि जो है उसमें भी उम्मीद थी कुछ बढ़ाया जाएगा, लेकिन वो एज इट इज है। एज ए इकोनॉमिस्ट वैसे तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितनी भी ये फ्रीबीज है, किसान निधि वाली जो किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपए हर किसान को सालाना इसमें मिलते हैं, ये फ्रीबीज ही है जिसकी वजह से हमें आर्थिक नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। हमारा जो ये जो फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहा हूं मैं, या जो अर्थव्यवस्था है या हिमाचल में जो हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति वो सही नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं जो ये सरकारों ने, वो चाहे कोई भी सरकार रही है, जो फ्रीबीज चलाया है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे आपका HRTC में जो किराया है, या फिर हमारी जो ये इस तरह की। बिल्कुल सही बात है। आप इकोनॉमिस्ट हैं और आप इसको इस वे में आंकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द बायर। जितनी उसकी लागत है, पेन बनाने की जितनी लागत है, प्रॉफिट नहीं, एटलीस्ट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द यूजर। ये आप, परंतु जो इसको सोशलिज्म वाले, जिस समाज सुधार व इक्वलिटी वाली बात करते हैं कि समानता वाला, वो कहते हैं कि 6,000 रुपए जो कृषक है, अगर वो ईमानदारी से कृषि उपयोग में लगाए, कृषि सुधार में लगाए, उसका यंत्र ले, टेक्नोलॉजी यूज करे, तो लॉन्ग रन में उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है। परंतु जो आप फ्री वाला कह रहे हैं, इससे एक आदत हो जाएगी सामान्य आदमी को भी कि मेरा काम फ्री से भी चल रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं मेहनत करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो मैं ये जरूर इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ऑन एन एवरेज इट शुड बी असेस्ड इन एडवांस that what is the cost of that product, at least it should be recovered from that user firstly। आप उसमें प्रॉफिट मत कमाओ, परंतु फ्री में भी अगर आप बांटना शुरू कर देंगे तो ओवरऑल ये होगा कि जो हायर सेटअप के लोग हैं वो उनको पिंच होता रहेगा कि हमारे ऊपर तो बहुत सारा टैक्स लग गया है, और वो टैक्स सरकार अपनी कुर्सी लेने के लिए फ्री में बांट देती है, सिर्फ अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे रियायत वहाँ दीजिए जहाँ बहुत आवश्यक जहाँ है, चाहे बहुत- आर्थिकी के आधार पर, जहाँ बिल्कुल, कोई बहुत आर्थिक- गरीब है, मजदूर है। जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो हर जिले में महिला के लिए वो बनाना है, हॉस्टल बनाना है, लड़कियों के लिए बनाना है। सच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग रन, इट विल पे फॉर इंडिया एंड वी विल बी कैपेबल टू बी डेवलप्ड नेशन इन 2047 जो टारगेट है। अगर हम लॉन्ग रन पे काम करेंगे तो पे करेगा, परंतु अगर हम शॉर्ट साइटेडनेस के साथ चलेंगे कि फ्री में चीजें बांटो, पब्लिक को आदत हो जाएगी, तो ऐसी चीजें मैं जरूर सुजेस्ट करूंगा कि इससे थोड़ा सा बचाव किया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक और प्रश्न आपसे है कि क्योंकि कहते हैं और ऐसा देख भी रहे हैं हम, तकनीक ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है, तो इसके संदर्भ में आने वाले भविष्य के लिए सरकार ने किस तरीके के प्रोविजंस किए हैं? ये इनोवेशन से संबंधित है और एआई जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका जो दिन प्रतिदिन इसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। हर चीज, चाहे आपका पत्रकारिता है, हमारा रिसर्च है, आम आदमी का जीवन ही जुड़ता जा रहा है। बिल्कुल। और ये फैसिलिटी भी देता है, और जो टेक्नोलॉजी है, ये सरकार ने फैसिलिटी भी देता है। आज के बजट में भी इस इनोवेशन के लिए या एआई को प्रमोट करने के लिए स्पेशली सरकार ने भी प्रोविजंस किए हैं, तो वो अच्छी बात है। किस यहाँ, तरीके के उसमें प्रोविजंस सरकार द्वारा किए गए हैं? गवर्नमेंट ने इसमें स्पेशल फंड्स, इसको इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक स्पेशल फंड का प्रोविजन किया है, जो इसी पे खर्च होगा कि हम एआई और इनोवेशन में कैसे एडवांसमेंट को आगे बढ़ा सकते लेकिन हैं। सर, फिर दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि अगर एआई पे ही पूरा निर्भर हो गए तो रोजगार कम हो जाएगा, क्योंकि एआई अधिकतर काम अगर करने लग जाती है, जहाँ पर 10 लोगों के काम की जरूरत है, अगर एक कंप्यूटर से या एआई अगर कर रही है, तो फिर रोजगार में नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा राणा जी। अभी इन्होंने सेमी कंडक्टर मिशन का प्रावधान किया है, 40,000 करोड़ का प्रोविजन रखा हुआ है। तो अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका लॉन्ग रन में इम्पैक्ट रहेगा, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें लग सकता है कि दैट इट विल इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट, मोर और लेस, आम आदमी के बट इट इज नॉट सो। जब आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, जो टेक्नोलॉजी है, उससे दो चीजें फायदा होती है, एक्यूरेसी रहती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाता है। तो जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इस पेन की बात करूं मैं, इंडिया में 40 रुपए में बन रहा है, अगर हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए एलिजिबल हैं, इफ वी आर कॉम्पिटेंट टू ऑफर दिस प्रोडक्ट एट इंटरनेशनल लेवल एट लोअर रेट, इट मीन्स वी कैन एक्सपोर्ट। तो एआई की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो कम हो जाता है और हम उस चीज को लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपने पॉइंट कहा था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है वो कंपनसेट किया जा सकता है एआई की मदद से। सर, क्योंकि आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, दोनों हस्तियां, तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे ऑल ओवर देश के लिए बजट में किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं ताकि युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन मिले और फिर और अच्छे शिक्षण संस्थानों में कुछ अच्छी चीजें आए? बिल्कुल, ये चीज बजट में प्रावधान रखा गया है। इन्होंने जिस तरीके से आयुर्वेदिक संस्थान इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसमें हमारा जो युवा है, जब वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करेगा, तो लॉन्ग रन में उसका कहीं ना कहीं आम आदमी तक उसका फायदा रहेगा, ये मेरा मानना है। अब अंत में दोनों से मेरा प्रश्न है कि बजट क्या है और ऑल ओवर बजट का क्या इम्पैक्ट रहेगा, और फिर इस साल का जो बजट है वो कैसा रहा है ऑल ओवर? मेरी आपसे दोनों से गुजारिश है। ये इस वर्ष का जो बजट है एक बैलेंस बजट है। इस पे ना तो सरकार ने ऐसी लोक लुभावनी स्कीमों को शुरू किया है, बल्कि जिस तरह सर भी बोल रहे थे, बात हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत, और यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बात हुई, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेके बात हुई। ये आज 3 कर्तव्य का भी जिक्र हुआ जब बजट पेश किया जा रहा था, तो उसमें भी ये तीनों चीजें शामिल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और जो लोगों की एस्पिरेशंस हैं वो सरकार पूरी करे। ये तीनों चीजें, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली ये सस्टेनेबल और इनके बारे में बताना चाहूंगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोगों ने बहुत सुना होता है कि है क्या है, ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो इसमें जैसे सरकार विकास की गतिविधि को आगे बढ़ाती है, तो सरकार को इस तरह से विकास को आगे बढ़ाना है ताकि जो हम वर्तमान की पीढ़ी होती है उसकी
मांग को भी पूरा कर सके और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ भी हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज ना छेड़छाड़ करें। ना हाँ, करें, यानी कि हमें रिसोर्सेज का natural- एक्सप्लॉयटेशन ना करें, एक्सेस वो बिल्कुल भी करे। और जो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है, सरकार का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, आज भी इसका जिक्र हुआ, उसमें जो विकास होता है उसके जो बेनिफिट्स है वो सब लोगों तक पहुंचे। ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग last in the queue, if he get benefit from the development, it means all are included in the process of development. वो है, बाकी उम्मीदें होती है। वैसे तो उम्मीदें आदमी जब पैदा होता है उसकी जो आवश्यकताएं होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, लेकिन सरकार कोशिश करती है कि लोगों की जो ठीक है, वो aspiration आप है, ठीक बोल रहे, विकास का तो कोई अंत नहीं है, डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। पर इस बजट का जहां तक मैं मूल्यांकन कर पाया हूं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल देखा गया है। इसमें रेवड़ियां नहीं बंटी है, नो डाउट, परंतु इसके जो पॉलिसीज है, इसके जो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसीज है वो बड़े फायदेमंद है। हमारा जो 12 लाख करोड़ का जो कैपिटल इन्होंने प्रोविजन बनाया हुआ है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो रेलवे है, रोड है और जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा रहेगा। और ये धरातल की चीजें हैं, जब ये विकसित होंगी तो एक छोटा जो गांव, दूर दराज के गांव में बैठा है, उसको भी उस रोड का फायदा रहेगा और आम आदमी तक इसका फायदा पहुंचेगा। चलिए सर, मुझे लगता है कंक्लूड करना चाहिए और ऑलमोस्ट बहुत सी चीजें कवर हो गई है। वैसे तो बजट में जो है वो बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई है, बहुत गहराई से चर्चा हुई है। फिलहाल हमारा प्रयास था कि बहुत ही आम भाषा में अपने दर्शकों को समझाएं कि बजट है क्या। आज जो पेश हुआ संसद में, और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 9वीं बार अपने कार्यकाल का ये बजट पेश किया और ऐसी करने वाली वो देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी बन गई है। उन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो हमारा प्रयास कहां तक पूरा हुआ, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल मैं धन्यवाद करना चाहती हूं सर आपका, डीएस तोमर जी, धन्यवाद, और कल्याण राणा जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे साथ इस एक बड़े, क्योंकि देश का ऐसा विषय है जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी होती है और हर किसी को इसके बारे में जानकारी रहनी भी चाहिए, तो एक ऐसा विषय था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। दोस्तों, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपके क्या सवाल थे, क्या आपको उन सभी के जवाब मिल चुके हैं। तो आपसे जल्द ही मिलती हूँ नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।